नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की श्रृंखला भाग 9 में आज हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि भारतीय इतिहास एवं भारत के भूगोल की श्रृंखला हमारी समाप्त हो चुकी है और उसका ई बुक भी लॉन्च हो चुका है, जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मौलिक अधिकार। सबसे पहले समझेंगे मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार वैसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं एवं इन अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो भारत में देखा जाए तो संविधान द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को दिया गया है और संविधान के माध्यम से ही हमें इस बात की गारंटी मिलती है कि हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा होगी। मानवाधिकार के बारे में बात करें तो मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में थोड़ा सा अंतर है। तो मानवाधिकार जहां मानव होने के नाते प्राप्त होने वाला अधिकार है, वहीं मौलिक अधिकार किसी राष्ट्र के नागरिक होने के नाते प्राप्त होने वाला अधिकार है। मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय होता है और यह देश की सीमाओं से बंधा नहीं होता है और किसी भी देश में आप जन्म ले, चाहे कोई सा भी देश हो, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, तो किसी भी देश में यदि आप जन्म लेते हैं तो उसी के साथ आपको जो अधिकार प्राप्त होता है वह मानवाधिकार होता है। तो इस प्रकार मानवाधिकार व्यापक अवधारणा को समाहित किए हुए है, जबकि मौलिक अधिकार जो होता है वह संविधान से नागरिकों को प्राप्त होता है और किसी देश की सीमा के अंदर ही आपको वह अधिकार प्राप्त होते हैं। और यह जो अधिकार होते हैं इनकी रक्षा संविधान के द्वारा ही होती है, तो ये हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कानून की सरकार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलिक अधिकारों की चर्चा कब की गई। तो भारत में देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलिक अधिकारों की चर्चा कब कब की गई, तो यह भी हमें याद रखना है। तो सबसे पहली बार हमें देखना है कि 1915 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल विधेयक के माध्यम से इसकी चर्चा की गई और इसके बाद 1927 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, तो उसमें एक संकल्प पारित करके मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई थी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह कहा गया था कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान के मौलिक अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। तो स्वाधीन भारत में यदि किसी प्रकार का संविधान बनता है तो वहां पर नागरिकों को यह गारंटी हो कि उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त हो। तो यह कहा गया था 1931 के कराची अधिवेशन में, तो यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसके द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने 1935 में इस प्रकार की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के भाग 3 में किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है, यह हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका का संविधान से हमारा जो मौलिक अधिकार है वह लिया गया है। वहीं मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वह रूस के संविधान से लिया गया है। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द के साथ यहाँ यह भी हमें देखना है कि आखिर भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो यह हमें अगर देखना है तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा और इंग्लैंड के जो किंग जॉन थे इनके द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में एक अधिकार पत्र जारी किया गया था नागरिकों के पक्ष में। तो नागरिकों को वहाँ पर ब्रिटेन में जो नागरिक हैं उनको जो राजा थे उनके द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया था जो मौलिक अधिकार से संबंधित था और उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो चूंकि हमारे संविधान में भी देखा जाए तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसमें नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन है, तो इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन चूंकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है इसलिए अब वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है मूल संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। तो दो इसमें देखा जाए तो 2 मुख्य रूप से अनुच्छेद थे जिनको हमें याद रखना है। पहला है अनुच्छेद 31 और दूसरा है अनुच्छेद 19 तो अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 19F भी कह सकते हैं। तो इनमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। आगे बात करते हैं
संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो मूल अधिकार 7 थे, लेकिन वहां पर संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 है। तो यह हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्थिति के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 300 क के तहत भाग 12 में यह संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है और मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो मूल अधिकार की प्रकृति जो है नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो नकारात्मक है और नागरिक के संदर्भ में देखा जाए तो यह सकारात्मक है। इसको समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि मूल अधिकार देखा जाए तो मूल अधिकार राज्य को यह बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर राज्य के संदर्भ में नकारात्मक हो जाता है और जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति के संदर्भ में यह सकारात्मक हो जाता है। तो यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे बनाया गया है? तो न्यायालय को बनाया गया है मौलिक अधिकार का संरक्षक, यानी कि यदि किसी प्रकार से हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में न्यायालय ही वह संस्थान है, वह संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकती है। आगे बात करते हैं, किस प्रकार के मामलों में पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो वह कौन सा मामला है जिसमें कि कोई भी निचले न्यायालय से नहीं जाना है, आपको हाई कोर्ट भी नहीं जाना है, डायरेक्ट आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं बिना किसी अपील के। तो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय अगर जाना है तो बस उसमें एक ही मामला है और वह है मूल अधिकारों का उल्लंघन संबंधी मामला, जिसमें आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो प्रावधान है वह निलंबित नहीं हो सकते हैं, शेष अन्य निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों को कब स्थगित किया जाता है? तो अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें प्रावधान है। कुल वर्तमान में देखा जाए तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रावधान है। तो इस अनुच्छेद 19 में जो उल्लेखित मूल अधिकार है इनको कब स्थगित किया जा सकता है? तो जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। तो दो कंडीशन यहाँ पर है, जब युद्ध हो जाए किसी देश से या किसी विदेशी का आक्रमण यहां पर हो जाए, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के संबंध में विभिन्न उपबंधों में उल्लेखित राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है। जनरली हम लोग जो समझते हैं तो राज्य का मतलब सामान्यतः देखा जाए तो राज्य कोई भी स्टेट, जैसे यूपी हो गया, दिल्ली, बिहार, उत्तरांचल, तमिलनाडु, ये सब क्या है? राज्य है। लेकिन मूल अधिकार में जो राज्य शब्द लिखा गया है उसके अर्थ बहुत ही व्यापक है। तो राज्य शब्द में यहाँ पर संघीय सरकार भी हो सकता है, संसद भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकता है, स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत, नगरपालिका इत्यादि भी हो सकती है, और वैधानिक या गैर संवैधानिक जो प्राधिकरण है वे भी राज्य के तहत आते हैं। तो यहाँ पर राज्य को देखा जाए तो राज्य शब्द की व्यापक व्याख्या की गई है मूल अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अनुकरण करने वाली विधियां शून्य होगी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है या मूल अधिकार में कमी होती है तो वह विधि उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक यह मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। तो यह अनुच्छेद में यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के तहत विधि शब्द को शामिल कर उसे व्यापक रूप दिया गया है? तो अभी हमने देखा राज्य शब्द को किस प्रकार से यहाँ व्यापक रूप दिया गया है, उसी तरह से यहाँ पर विधि शब्द को भी व्यापक रूप दिया गया है और यह दिया गया है अनुच्छेद 13 में। सामान्यतः हम लोग क्या समझते हैं कि विधि का मतलब क्या होता है? संसद द्वारा या राज्य के जो विधानमंडल है उनके द्वारा कोई भी कानून पास होता है तो वह जब राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के बाद हस्ताक्षर हो जाता है तो वह विधि बन जाता है। लेकिन यहाँ पर विधि शब्द को देखा जाए तो व्यापक रूप दिया गया है। तो विधि में यहाँ पर शामिल किया जाता है जो भी अस्थायी विधियाँ हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होती है। इसके अलावा अस्थायी विधियाँ, मतलब अस्थायी विधियाँ कैसे? जैसे कि कोई अध्यादेश है, कोई अल्पकाल के लिए कोई सरकार का नोटिफिकेशन है, तो इस प्रकार की जो अस्थायी विधियां हैं उनके द्वारा भी, तो अस्थायी विधियों को भी यहाँ पर विधि में शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रत्यायोजित विधान
कि प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे कि आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, तो ये सभी इसमें विधियों में शामिल होते हैं। और इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि विधि के गैर विधायी स्रोत जो भी हैं उनको भी यहाँ विधि में शामिल किया गया है। तो विधि के गैर विधायी स्रोत को जैसे देखा जाए तो विधि का बल रखने वाली कोई भी रूढ़ि या कोई भी प्रथा, परंपरा, तो ये सभी इस विधि के तहत शामिल होंगे यदि मूल अधिकार के संदर्भ में विधि की चर्चा की जाए तो। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अनुच्छेद 13 से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है? तो यह मामला था केशवानंद भारती जो 1973 में हुआ था और बहुत ही फेमस मामला रहा है मूल अधिकारों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संबंध में न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संसद किसी प्रकार के कानून बनाती है और उस कानून के किसी प्रकार के मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय को यह शक्ति है कि वह न्यायिक समीक्षा करके उसमें आवश्यक सुधार कर सकती है। तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत यह शक्ति प्राप्त होती है और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत यह शक्ति प्राप्त होती है। और इन दो अनुच्छेदों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। आगे बात करते हैं, विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन से यह लिया गया है। विधि के समक्ष समता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अंतर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के सामने सब कोई समान है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत यह कहता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ऊंच नीच हो, अधिकारी हो या अधिकारी न हो, सामान्य व्यक्ति हो, तो सभी के लिए विधि एक समान है और कोई भी विधि के ऊपर नहीं है। तो विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत यह कहता है। दूसरा बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समान संरक्षण में यह कहा जाता है कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमने विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत देखा और दोनों में अंतर है और दोनों देखा जाए तो एक ब्रिटेन से लिया गया है, एक अमेरिका से लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मूल अधिकार मुख्य रूप से किसके मनमाने रवैये के खिलाफ कार्य करता है? तो यह करता है राज्य का मनमाने रवैये के खिलाफ। तो राज्य के ऊपर देखा जाए तो जो राज्य की मनमानी है उस पर ही मूल अधिकार जो है अंकुश लगाने का काम करता है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार कौन से हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो आप ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको याद होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से वे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। तो अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। दूसरा है अनुच्छेद 16 और तीसरा है अनुच्छेद 19 और चौथा है अनुच्छेद 29 व 30। तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। ये अनुच्छेद के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वे विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 18 के तहत यह उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में आप देखेंगे तो आपको मुख्य रूप से यहाँ पर 4 प्रावधान मिलते हैं। तो इन 4 प्रावधानों में देखा जाए तो यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 18 के तहत कि यह निषेध किया जाता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा किसी और प्रकार का सम्मान या उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 18 यह भी निषेध करता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। यदि वह भारत का नागरिक है, अमेरिका अगर उसे किसी प्रकार की उपाधि देना चाहता है, ब्रिटेन किसी प्रकार की उपाधि देना चाहता है, तो वह विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो ये सभी जो व्यवस्थाएं की गई हैं यह अनुच्छेद 18 में की गई हैं। अगर यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के तहत,
तो इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है क्योंकि ये सब जो उपाधियां हैं वह राज्य के समक्ष जो समानता का अधिकार है उस अधिकार का उल्लंघन करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, जैसे कि महाराजा की उपाधि, राज बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, राजा साहब की उपाधि, दीवान बहादुर, नाइटहुड, सर, ये सब जो उपाधियां थी इन सबों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा, और अब केवल सेना और विद्या संबंधी जो उपाधि है, जो सम्मान है, वही दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म पुरस्कार एवं अन्य सैन्य पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के तहत मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान था? तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। जैसा कि हमने देखा है कि अनुच्छेद 19 में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन चूंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है तो अब वर्तमान में कितने बचे हैं? मात्र 6। तो अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो संविधान का अनुच्छेद 19 से संबंधित है ही, लेकिन इसमें हमें याद रखना है 19 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख किया गया नहीं है, लेकिन यह वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत यह समाहित है, प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद से हटा दिया गया? तो अनुच्छेद 19F से हटाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के तहत क्या हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार है? तो हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार है कि नहीं है अनुच्छेद 19 के तहत? तो यहां पर देखा जाए तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रावधान हैं, उनमें से जो अनुच्छेद 19 और 2 है उसमें शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार भी है, और उसके अलावा तीसरे में संगम या संघ बनाने का अधिकार भी है। तो इन्हीं सब अधिकारों के तहत देखा जाए तो हड़ताल जो करने का अधिकार है वह मूल अधिकार नहीं है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त स्वतंत्रता में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त प्रावधानों में। तो उन स्वतंत्रताओं को हम देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो अनुच्छेद 20 के तहत जो पहली स्वतंत्रता है वह यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक अपराध किया और उसे एक से ज़्यादा बार सजा मिलेगी। तो पहले यह स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, अपराध किसी के द्वारा किया जाता है और अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत और उसी मात्रा में सजा मिलेगी जिस मात्रा में उस समय कानून में प्रावधान किया गया है। तो ये दूसरी स्वतंत्रता है। और तीसरी स्वतंत्रता यह है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है वह इसके विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं गवाही कैसे देगा? तो इसलिए इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और यह दी गई है अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चे हेतु निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और यह किया गया है अनुच्छेद 21 का में। तो कई आलोचकों द्वारा यह कहा जाता है कि आखिर 6 से 14 वर्ष के बच्चे के जो शिक्षा है उसके लिए क्यों किया? क्योंकि इसको और भी बढ़ा देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब 3 से 4 वर्ष के बच्चे के लिए कर देना चाहिए। कहने का मतलब कि जब से बच्चा स्कूल जाता है तब से लेकर वहाँ पर शिक्षा में प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। तो खैर ये आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो अभी हमने देखा कि मौलिक अधिकार में शामिल है अनुच्छेद 21 में, और यह जो शामिल किया गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 2002 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के प्रावधानों के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 22 के तहत यदि गिरफ्तारी होती है तो उस संदर्भ में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो यहाँ भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। पहली स्वतंत्रता यह है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो उसे कारण बताना होगा कि आखिर क्यों उसे गिरफ्तार किया गया है। तो पहली स्वतंत्रता है।
दूसरी स्वतंत्रता यह है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और इस 24 घंटे में आवागमन का जो समय है यानी आने जाने का समय उसे शामिल नहीं किया जाता है, तो उसे छोड़कर। और तीसरा है कि उसे अपने पसंद के वकील करने का अधिकार होगा, यानी उसे अपने बचाव पक्ष रखने का तो अधिकार होगा ही। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता है जिनको आपको याद रखना है, अनुच्छेद 22 के तहत दी गई है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, निवारक निरोध कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। तो यह एक देखा जाए तो यह एक प्रकार से ऐसा कानून है जिसमें व्यक्ति ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, वह हिरासत में लिया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि यदि संभावना ऐसी बनती है कि यह व्यक्ति भविष्य में किसी प्रकार का अपराध कर सकता है, कुछ ऐसा काम कर सकता है जो गैर कानूनी है, तो उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए प्रावधान किन अपराधियों पर लागू नहीं होते? तो अनुच्छेद 22 में हमने देखा कि कुछ दशाओं की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का प्रावधान है। उसमें आपको अधिकार दिया गया है कि यदि आप गिरफ्तार होते हैं तो उसमें आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। तो वो कारण बताने वाला, 24 घंटे वाला और उसे वकील, अपने पसंद के वकील करने वाला। लेकिन ये जो तीनों स्वतंत्रता है यह किन अपराधियों पर लागू नहीं होते, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला है कि शत्रु देश के निवासियों पर, तो जो भी शत्रु देश के निवासी हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान हमारा शत्रु है और उसका कोई नागरिक निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको इन 3 प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, यानी कि कारण बताने का, 24 घंटे वाला और वकील का। और दूसरा है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर दूसरा है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1950 में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में। आगे बात करते हैं, 1979 में किसकी अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग जब यहाँ आया है तो निश्चित ही रूप से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधी प्रश्न भी मन में उठे होंगे। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो ये थे काका कालेलकर और यह गठित हुआ था 1953 में। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम पिछड़ा आयोग जो है वह काका कालेकर की अध्यक्षता में 1953 में गठित हुआ था और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में। तो ये निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 340 के तहत यह व्यवस्था किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है? अनुच्छेद 23। वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन के यानी कि बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 24। यह भी वन लाइनर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिकार के तहत सिखों द्वारा कृपान धारण करना और लेकर चलना गैर कानूनी नहीं है? तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सिख धर्म के लोग हैं उन्हें यह अनुमति दी गई है, उनके धार्मिक स्वतंत्रता के तहत यह अनुमति है कि वह एक छोटी सी जो कृपान होती है यानी कि चाकू होता है वह धारण कर चल सकते हैं और यह गैर कानूनी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी धर्म विशेष या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय हेतु निश्चित कर दी गई हो? तो अनुच्छेद 27। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह एक प्रकार से धार्मिक कर जो है उसका प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 28। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी स्कूल जिसमें किसी प्रकार से राजकीय सहायता आती है, राज्य अपनी ओर से किसी प्रकार का धन देता है, सहायता देती है, अनुदान देती है, तो उस स्कूल में धार्मिक शिक्षा किसी भी धर्म की नहीं दी जाएगी और यह कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के माध्यम से नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुच्छेद 30 के अनुसार किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक को मान्यता दी गई है। पहला भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरा है धार्मिक अल्पसंख्यक। तो दोनों को सॉरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान में कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा दी गई है। तो यह हमें याद रखना है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित करने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? तो यहाँ आप अब निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि जो संपत्ति का अधिकार है अब मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार नहीं है तो अनुच्छेद 32 के तहत तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा नहीं सकते। तो आपके पास रास्ता क्या बचता है कि आपके पास रास्ता यही बचता है कि आप अनुच्छेद 226 के तहत जो कि कानूनी प्रक्रिया के साथ आप उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार जो है वह सिर्फ कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो इसके तहत आप सिर्फ उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वो भी अनुच्छेद 226 के तहत। और उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि यह जो उसका विवेकाधिकार है कि वह आपकी याचिका को इंटरटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन यदि यही संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत आपकी जो याचिका है उसको इंटरटेन करना पड़ता। लेकिन चूंकि अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है तो इसलिए अब आप केवल यहाँ पर उच्च न्यायालय ही जा सकते हैं और वो भी अनुच्छेद 226 के तहत। आगे बात करते हैं, जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल था तब इस संबंध में अनुच्छेदों में क्या प्रावधान था? तो संपत्ति का अधिकार जब तक मूल अधिकार में था तो जो अनुच्छेद थे वो किन अनुच्छेदों में यह शामिल था? तो यह हमें शामिल था ये याद रखना है, वर्तमान की बात नहीं हो रही है। तो उस समय जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था तो अनुच्छेद 19F में कहा गया था कि संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यापन का अधिकार प्राप्त था नागरिकों को, जब मूल अधिकार में शामिल था। दूसरा था अनुच्छेद 31 में यह कहा गया था कि विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, जब यह मूल अधिकार में शामिल था, उस समय की यह स्थिति है। तीसरा था अनुच्छेद 31(2) लोक प्रयोजन हेतु संपत्ति अधिग्रहण की स्थिति में संपत्ति के स्वामी को एक अवधारित रकम देने की व्यवस्था थी, यानी कि एक निश्चित मात्रा में कंपनसेशन दिया जाता था यदि किसी की संपत्ति का अधिग्रहण होता था तो। और यह कब की स्थिति है? जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल था और यह अनुच्छेद 31(2) में कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद किस अनुच्छेद के तहत अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो अन्य न्यायालय का मतलब है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो जिला न्यायालय हैं, वे सब न्यायालय। हमें यह ध्यान रखना है कि जो रीट जारी करने का अधिकार है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, इसके अलावा कोई भी न्यायालय है उनको रीट जारी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन संसद को यह अधिकार है कि वह चाहे तो इस संबंध में जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो अन्य न्यायालय है, उनको भी यह रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो यह दे सकती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन वर्तमान में ऐसी अभी कोई व्यवस्था नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, वर्ष 1951 में किस वाद के तहत बिहार भूमि सुधार अधिनियम को अवैध घोषित किया गया था? तो इस समय आया था कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद और इसी वाद में, इसी मामले में जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम है उसको अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया? अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है, लेकिन प्रस्तावना का जब जिक्र आएगा तो वहां पर ठाकुर प्रसाद भार्गव जो संविधान सभा के एक सदस्य थे उनके द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ये आपको याद रखना है, संदर्भ किसका यहाँ पे कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1950 से पहले भारत के किन न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार था? तो 1950 के पहले की स्थिति देखा जाए तो केवल 3 उच्च न्यायालय थे जिनको रिट जारी करने का अधिकार था, कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास। अगला प्रश्न, किन संवैधानिक प्रावधानों को न्याय का झरना भी कहा जाता है? तो न्याय का झरना कहा जाता है रीट को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है न्याय का झरना। आगे बात करते हैं, चले प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत क्यों है? तो समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जो रीट संबंधी अधिकार है, ठीक है, यह जो है यह अपेक्षाकृत कम है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट के
रीट संबंधी अधिकार है वह तो है ही, इसके अलावा हाई कोर्ट के पास अन्य कानूनी अधिकार को भी सुनने का अधिकार है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो अधिकारिता क्षेत्र है यह उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र इस मामले में ज़्यादा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक अधिकार है वह कम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के मामले में रिट जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो भी कहें, तो उच्चतम न्यायालय जो है वह अनुच्छेद 32 के तहत केवल और केवल रिट जारी कर सकता है। किस मामले में? मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों, तो यहाँ पर यह मूल अधिकारों के संबंध के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता क्षेत्र है वह उच्च न्यायालय की अपेक्षा कम है, यानी कि रिट संबंधी न्यायिक अधिकार थोड़े से कम है सर्वोच्च न्यायालय के। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है। रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र उच्च न्यायालय से ज़्यादा विस्तृत कैसे है? तो यहाँ पर अब क्षेत्र की बात हो रही है कि कितने बड़े क्षेत्र पर यहाँ पर रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र है न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का। तो देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है और यह भारत में कहीं भी रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य या राज्य के व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र देखें तो यह संपूर्ण भारत में किसी भी व्यक्ति या किसी भी राज्य के जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय है जहाँ उसकी राज्य की जो सीमा है उसी राज्य के अंदर जारी कर सकता है। मान लें बिहार का है, ठीक है, तो वह सिर्फ बिहार के जो हाई कोर्ट है वह वहीं के संबंधित जो मामले होंगे उसी में जारी कर सकता है। तो इस प्रकार जो विस्तार क्षेत्र है क्षेत्रीय न्यायालय का, तो क्षेत्रीय न्याय का जो क्षेत्र है सर्वोच्च न्यायालय का वह ज़्यादा है उच्च न्यायालय की अपेक्षा। तो ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है और इन रिट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए। तो शाब्दिक अर्थ को भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। तीसरा है प्रतिषेध, जिसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। चौथा उत्प्रेषण, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। और 5वें नंबर पे है अधिकार परीक्षा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। तो इन 5 को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो सबसे महत्वपूर्ण रिट किसे माना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह अवैध हिरासत से हमारे संरक्षण करता है और इसी कारण से यह कहा जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो यह सबसे महत्वपूर्ण रिट है। किसी व्यक्ति के अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई प्राधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो किस रिट के माध्यम से उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है? तो यह है परमादेश। परमादेश देखा जाए तो सार्वजनिक अधिकारी के अगेंस्ट जारी किया जाता है और यह रिट जो है वह इसलिए जारी किया जाता है कि वह जो पदाधिकारी है वह अपने कर्तव्य पालन नहीं ठीक से कर रहा है और इसी कारण से उसे आदेश यह दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। वह रिट जो न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, तो यह आदेश है परमादेश रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायाधिकरणों को कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके माध्यम से जो संबंधित न्यायालय होता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विशेष मामले में कार्रवाई न करने का आदेश जारी करता है और यह है प्रतिषेध लेख। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट है किस विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने हेतु कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो यह है उत्प्रेषण। तो इन दोनों में देखा जाए तो कुछ समानता भी है लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। प्रतिषेध में यह कहा जाता है कि जो क्षेत्रीय जो निम्न न्यायालय है उनको यह कहा जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विशेष मामले में कार्रवाई न करें, ठीक है। और जबकि उत्प्रेषण में यह कहा जाता है कि किसी भी विवाद
जो ऐसा विवाद है जो आपके यहाँ चल रहा है, जो निम्न न्यायालय में चल रहा है, तो उच्च न्यायालय बोलता है कि उसे आप हमारी तरफ भेज दो। तो इन दोनों में ये दोनों अंतर आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, कौन सा रिट निवारक एवं सहायक दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यह है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण कैसे निवारक है? तो देखिए, उत्प्रेषण के माध्यम से न्यायालय जहां अधीनस्थ न्यायालय को एक और कहता है कि आप जो है आपके पास जो न्यायालय जो मामला चल रहा है वह उसे उच्च न्यायालय में भेज दो। तो दो काम यहाँ पे हो रहा है, एक तो उस मामले में जो निम्न न्यायालय है उसको किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक रहा है, और दूसरा यह बोल रहा है कि न केवल रोक रहा है बल्कि वो बोल रहा है कि वो जो आपके यहाँ जो मामला चल रहा है उसे आप हमारे पास भेज दो। तो यहाँ पर निवारक और सहायक दोनों रूप में काम करता है उत्प्रेषण रीट। तो यह आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में कार्य करने का वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तब न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो यह है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा को आपको याद रखना है। तो परमादेश और अधिकार परीक्षा में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। परमादेश सार्वजनिक अधिकारी को तब जारी किया जाता है जब वह अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है, और जबकि अधिकार परीक्षा तब जारी किया जाता है जब कोई अनाधिकृत रूप से किसी पद पे बैठ के काम करता है, यानी उस पद पर उसे बैठने का अधिकार नहीं है, तब अधिकार परीक्षा न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रिट जो पीड़ित व्यक्ति के बजाय किसी भी इच्छित व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है अधिकार परीक्षा। आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 एवं 368 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो यह संशोधन है 24वां संशोधन 1971। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल व खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है? तो यह जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 33 के तहत संसद को दिया गया है। देखिए, यह अधिकार संसद को क्यों दिया गया है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल पे जो हैं उनके मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो देखिए, जो सशस्त्र बल होते हैं, जो सेना के बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, इन्हें बहुत ही अनुशासित में रहना पड़ता है और ये इनके देश की रक्षा का दायित्व होता है। और किसी प्रकार से ये संघ बनाए या समागम करे, मीटिंग करे, बैठक करे, तो ये सेना के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार के जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार, इन्हीं मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद को अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 33 के तहत कि वह आवश्यक कानून बना सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में किसी स्थान पर मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में संसद को मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो जहां कहीं भी सैन्य शासन या मार्शल लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से यह माना जाता है कि वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां सामान्य कानून तो चलेंगे नहीं। अगर सामान्य कानून चलते तो मार्शल लॉ सैन्य शासन लाने की जरूरत ही क्या पड़ती? तो इस स्थिति में संसद को मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और यह प्राप्त होता है अनुच्छेद 34 के तहत। तो दोनों ही आपको याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो अनुच्छेद यह जो सशस्त्र बल है उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, और जबकि अनुच्छेद 34 जो है वह उन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाने की बात करता है जहाँ पर सैनिक शासन लागू है। तो दोनों को आपको याद रखना है, दोनों में अंतर है। आगे बात करते हैं, संवैधानिक अधिकार अथवा विधिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? तो हमने देखा ही है, अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं यदि विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। और विधिक अधिकार में देखा जाए तो संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत नहीं जा सकते हैं। आपको जाना होगा तो अनुच्छेद 226 के तहत ही जाना होगा। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। नेक्स्ट में हम नीति निर्देशक तत्वों के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।